हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का भी लास्ट लेक्चर है। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेक्टर इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वेक्टर इंटीग्रेशन में दो और इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो चलिए आज बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। एक्चुअल में इट इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन जो है उसका यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या है, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ये होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए स्टेटमेंट देखिए, ध्यान दीजिए क्या है। इफ एफ वेक्टर इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एफ वेक्टर क्या है, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ना। और ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है हैविंग कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और ये जो एफ वेक्टर हमारा फंक्शन है इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। वो एग्जिस्ट करेंगे, हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे सभी क्वेश्चन में। इन द रीजन वी, किस रीजन में, वी में, बाउंडेड बाई अ क्लोज सरफेस एस। देखो यहां पर क्या है, एक क्लोज सरफेस है एस, है ना। उस क्लोज सरफेस पे क्या होगा, हम सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे और उस क्लोज सरफेस के अंदर का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे। यानी कि सिंपल इट इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होगा या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर हम पहले लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल, देखिए सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एफ वेक्टर है, ये एक फंक्शन है हमारे पास, एफ वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, कहां पर, सरफेस एस के ऊपर, है ना। तो जिस सरफेस पे हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर रहे हैं उस सरफेस के ऊपर क्या है, एन कैप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। और ये किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान दीजिए, ये इक्वल होगा ट्रिपल इंटीग्रल, है ना, ओवर द रीजन V, है ना, ओवर द वॉल्यूम V, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इनटू dV। तो देखो यहां पर जरा ध्यान देना, जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है ये है सरफेस इंटीग्रल, क्या है, सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस S, किसका, एफ वेक्टर, एफ क्या है यहां पर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एन क्या है यहां पर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में सरफेस इंटीग्रल है और राइट साइड में क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। इन्हीं के बीच में जो रिलेशन है ये हमारे पास है ना। तो दिस इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी थ्योरम को हमें यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो यहां पर क्या होगा, जैसे आपको सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम गिवन है, आप उस सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। और यहां पर अगेन हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम में भी थे, है ना, और स्टोक्स थ्योरम में भी थे और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी होंगे। कौन से दो टाइप के, एक में तो हमें इवेल्युएट करना होगा, तो जब हमें इवेल्युएट करना होगा तो हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे वेरिफिकेशन वाले। वेरिफिकेशन में क्या होगा, हमें लेफ्ट साइड भी कैलकुलेट करनी होगी और राइट साइड भी कैलकुलेट करनी होगी। तो इसमें जो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट में क्या है, सरफेस इंटीग्रल और राइट साइड में क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सरफेस है और कौन सा वॉल्यूम है। तो सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यह एक्चुअल में जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये क्या है, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, जो कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
एन कैप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, एन कैप क्या होगा, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा ओवर द सरफेस एस। तो यहां पर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि आपको जो डबल इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल है ओवर द एस, ओवर द सरफेस एस, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है ओवर द वॉल्यूम वी। अब देखो जरा ध्यान देना, यहां पर अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें, जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां पर डाइवर्जेंस आ रहा है एफ वेक्टर का, तो आपको क्वेश्चन में एफ वेक्टर गिवन होगा, तो सबसे पहले हम उसी का डाइवर्जेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, और डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के बाद यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है ध्यान देंगे। देखो फाइंड एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस वेयर, देखो यहां पर एफ वेक्टर दिया हुआ है हमें, एंड एस इज द सरफेस ऑफ स्फीयर, और यहां पर जो एस है, देखिए यहां पर जो एस, यहां पर एस होगा, है ना, यहां पर जो एस है हमारे पास, ये क्या है, सरफेस है किसका, स्फीयर का, मतलब ये एस यहां पर सरफेस है किसका, स्फीयर का सरफेस है, और एफ वेक्टर में गिवन है ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर, और स्फीयर का जो सेंटर है वो 3, -1, 2, ये स्फीयर का सेंटर है, और स्फीयर का रेडियस हमारे पास है 3, कितना रेडियस है 3, और हमें करना क्या है, हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। देखो सरफेस इंटीग्रल है एफ डॉट एन कैप, है ना, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, इसको हमें इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे जरा ध्यान देंगे। देखो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, मैंने आपको अभी भी बोला था आपको ये वाला पार्ट इवेल्युएट करना है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और तब इवेल्युएट करेंगे, आसान हो जाएगा। तो हमें देखिए हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ डॉट एन कैप कैलकुलेट करना है, तो मैं इस थ्योरम को लिखूंगा और इसकी राइट साइड को कैलकुलेट करूंगा। राइट साइड में डाइवर्जेंस है एफ वेक्टर का, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन फोर्स है उसको लिखते हैं और उसका डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास फोर्स है एफ वेक्टर 2x प्लस 3z आई कैप माइनस xz प्लस y और j कैप प्लस y स्क्वायर 2z k कैप, ये हमारे पास गिवन वेक्टर फंक्शन है। हम क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि ये हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है डेल डॉट एफ वेक्टर। तो यहां पर डेल क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है जो आप जानते हैं, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ। तो चलिए यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए डेल्टा क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये दो हो गया डेल। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, एफ वेक्टर के साथ में। एफ वेक्टर क्या है, 2x प्लस 3z आई कैप माइनस xz प्लस y j कैप एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 2z k कैप। चलिए अब इसका देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, i डॉट i 1 होगा, तो यहां पर डेल अपॉन डेल x 2x प्लस 3z, अब यहां पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस डेल अपॉन डेल वाई और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो प्लस के डॉट के तो 1 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस 2z। तो हमारे पास देखिए डाइवर्जेंस कितना आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इसका अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो 2x का 2 आ जाएगा, 3z का 0 माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो xz का 0 y का 1 हो जाएगा, प्लस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा।
तो यहां पर देखो 2 + 2 4 - 1 3, तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस आ गया एफ वेक्टर का वो आ गया 3। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली है 3। दिस इज द डाइवर्जेंस। अब आगे चलते हैं, देखिए तो डाइवर्जेंस हमारे पास आ चुका है। अब देखो क्या करना है, डाइवर्जेंस आ गया, अब हम यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। लिखा ना, फाइंड करना था हमें, तो हम इसको फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब जरा ध्यान दे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना। देखिए, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर एन कैप ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एंड dv। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर हम निकाल चुके हैं, कितना आया 3 3 को वहां पर पुट कर देंगे, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 3 dv, और ये 3 कहां आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा बाहर, तो यहां पर बचेगा dv ओवर द वॉल्यूम v। अब जरा ध्यान देना इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पर इन्होंने बोला है कि ये क्या है, s जो है वो सरफेस है किसका, स्फीयर का, इसका मतलब v क्या है, v इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए अगर आपको ये मालूम है कि यहां पर जो v है ये किसका वॉल्यूम है, तो आप डायरेक्टली जो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो v हो जाएगा, कितना होगा v। तो इसका यहां से हमारे पास आ गया 3v, कितना आ गया 3v। इसका मतलब हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है वो 3v आ गई है। अब यहां पर जरा ध्यान दें, v क्या है, यहां पर v इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला देखिए, हियर v इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो v क्या है, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम है, और स्फीयर का वॉल्यूम आप सब जानते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर 4/pi r क्यूब हम पुट कर देंगे, तो देखिए कितना हमारा आंसर आएगा, जरा ध्यान दीजिए 4/3 पाई r क्यूब। चलिए, तो यहां पर v इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r इज द रेडियस, है ना। तो यहां पर अगर मैं यहां पर v की जगह 4/3 पाई r क्यूब पुट कर दूं, और हमारे पास यहां पर रेडियस कितना है, रेडियस हमें गिवन है 3, r की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो जब आप r की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना इसका आंसर आएगा। देखो देखिए कितना आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रल ऑफ, देखिए आंसर आएगा डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है 3v, v की जगह पुट कर देंगे, देखिए यहां पर v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और यहां पर r कितना गिवन है हमें, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 3, तो यहां पर 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली जो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू पाई इंटू 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होगा 27, एंड 27 इंटू 4 108, तो यहां पर हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 108 पाई, ठीक है ना, 108 पाई। ये हमारा इसका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर 108 पाई आया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट साथ ज्यादा टफ होता है, अगर हम इसको सरफेस इंटीग्रल के फॉर्मूले से करते तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता, लेकिन सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन छोटा सा हो गया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2 नंबर में आते हैं, तो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, जरा ध्यान दे। यहां पर हमें इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल, डबल सर्फ
over the surface S r vector dot n cap ds where S is a closed surface and r vector। अब यहां पर जरा ध्यान देना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में जो हमने फॉर्मूला लिखा था, यहां पर फॉर्मूले में हमने एफ वेक्टर लिखा है क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या है, एफ है। एफ वेक्टर इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं ना कि सभी क्वेश्चन में फंक्शन एफ ही दिया हो, कुछ और भी दे सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ आर वेक्टर दिया हुआ। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि सभी जगह एफ वेक्टर हो, कुछ और भी फंक्शन हो सकता है। तो हमें सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना है, अल्फाबेट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अल्फाबेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले का। तो यहां पर हमें एफ वेक्टर की जगह क्या पुट करना है, आर वेक्टर पुट करना है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले हम डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास एफ की जगह क्या लिखा, आर वेक्टर। तो हमें आर वेक्टर के डाइवर्जेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं, आर वेक्टर को लिखते हैं, कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल डॉट आर वेक्टर। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, आर वेक्टर के, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि आर वेक्टर का डाइवर्जेंस कितना आता है, 3। देखो जब आप इसका आई डॉट आई करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो डाइवर्जेंस आ गया हमारे पास 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डाइवर्जेंस। अब जरा आगे देखें, डाइवर्जेंस के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब हमें यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो मैं इधर ही लिखता हूं बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए तो बाय गॉस डाइवर्जेंस, अब देखिए यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या है, एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डीवी। ये हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लिखी है। अब इस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करना है, एफ वेक्टर को रिप्लेस कर देना आर वेक्टर से, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर या रिप्लेस एफ वेक्टर बाई आर वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डीवी। और डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया, 3। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी 3 dv और 3 आ जाएगा बाहर। तो ये हमारे पास बचेगा ट्रिपल इंटीग्रल वी ओवर द वॉल्यूम वी। अब यहां पर अगर हम देखें तो वेयर एस इज ए क्लोज सरफेस, एस क्या है, एक क्लोज सरफेस है ना, क्या है, क्लोज सरफेस है। तो जो भी क्लोज सरफेस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो v होगा। हम मान लेते हैं जो क्लोज सरफेस का वॉल्यूम कितना है, v। तो यहां पर ट्रिपल इंटीग्रल dv की वैल्यू आ जाएगी v। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा, देखिए आंसर कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर वेक्टर डॉट एन कैप ds ओवर द सरफेस s इज इक्वल टू 3v, इक्वल टू में 3v। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, है ना। तो ये तो हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किया तब इतना बड़ा हो गया। नहीं तो अगर आप 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, डाइवर्जेंस डायरेक्ट यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए। डाइवर्जेंस आर वेक्टर का 3 होता है, यहां पर 3 पुट करेंगे तो बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन हो जाएगा और तुरंत आंसर इसका आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस
करनी है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, मतलब 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान देते हैं। देखो यहां पर क्या इवेल्युएट, हमें ये इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करना है ना। वेयर एस इज द सरफेस इज वेयर एस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, और यहां पर जो एस है ना वो एक स्फीयर का पार्ट है, मतलब पूरा स्फीयर नहीं है, स्फीयर का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है, देखिए स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्फीयर की इक्वेशन है अबाउट द एक्स वाई प्लेन। मतलब ये जो एस है यहां पर स्फीयर का पार्ट है, और कौन सा पार्ट है, एक्स वाई प्लेन से ऊपर वाला पार्ट है, एक्स वाई प्लेन से ऊपर वाला पार्ट है, ये है ना। चलिए बाउंडेड बाय दिस प्लेन, तो देखिए क्या करेंगे। अब जरा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ये यहां पर लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एन कैप डीएस तो लिखा है, इसका मतलब ये एफ वेक्टर की वैल्यू है। क्या है ये, एफ वेक्टर की वैल्यू है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप, और डॉट एन कैप डीएस। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है एफ वेक्टर की है, क्योंकि डॉट एन कैप डीएस लिखा है। तो आप इसके फॉर्मेट को देख के समझ सकते हैं कि यहां पर जो लिखी गई वैल्यू है ये क्या है, एफ वेक्टर है। वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। अब यहां से क्या करना है, हमें इस एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड करना है। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल डॉट एफ, ठीक है ना। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना अगर नहीं आता है तो एक बार आप वेक्टर डिफरेंशिएशन को ढंग से पढ़िए, क्योंकि वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और आसान भी है, देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहां पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, यहां पर जो लिखा है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। अब यहां पर जरा ध्यान दें, अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखें, डेल बाई डेल एक्स और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहां आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर वाई। देखो यहां से अब कितनी वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो यहां से मुझे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कितना मिल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर हमें यहां से मिल रहा है। देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। इधर आ जाओ, देखो ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में तो जेड और एक्स दोनों कांस्टेंट है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी 0। प्लस यहां पर देखो y कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में 2z हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आएगी, यहां पर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो 2 प्लस 2 जेड वाई स्क्वायर ये आएगा, यानी कि डाइवर्जेंस हमारे पास आ गया 2z वाई स्क्वायर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2z वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल गई। चलो अब देखिए आगे ध्यान दे जरा, इसके आगे क्या करना है। तो हमारे पास डाइवर्जेंस आ चुका है, अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको इवेल्युएट कर लेंगे, है ना। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कितना आएगा आंसर, जरा ध्यान दे। देखो तो सबसे पहले मैं यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखूंगा, है ना। ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डीवी। ये हमारा हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब जरा ध्यान देना, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। देखो यहां पर एफ वेक्टर की जगह अगर मैं ये लिख दूंगा तो ये लेफ्ट साइड यही आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ पुट कर दीजिए, कितना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर द वॉल्यूम वी, 2z(y²) ये आएगा। अब यहां के आगे क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर अब हमारे पास यहां पर केवल डीवी नहीं है, अगर डीवी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वॉल्यूम वी आ जाता, लेकिन यहां पर 2z और y² भी है, और जो सरफेस है वो स्फीयर का है, यानी कि वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का, और यहां पर y और z भी आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अब जरा पीछे वापस चलते हैं ट्रिपल इंटीग्रल में। देखिए हमने ट्रिपल इंटीग्रल जब पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था चेंज इन वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल, है ना। चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल भी पढ़ा था और चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल भी पढ़ा था। तो यहां पर हमें चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये स्फीयर है, देखिए अगर स्फीयर है तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहां पर स्फीयर की जगह सिलेंडर होता तो हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते, लेकिन अभी स्फीयर है क्योंकि, तो हम ये स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे। अब स्फीयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो बाय चेंजिंग इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, चेंज इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब जिनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना आता है उनके लिए तो आगे बहुत आसान है ना। तो चेंज इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ वेरिएबल का। तो चलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं जरा ध्यान दीजिए। देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं जरा ध्यान दें। देखिए सबसे पहले एक्स यहां है नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, देखिए पुट x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, आर साइन थीटा कॉस फाइव, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव। ये सब्स्टिट्यूशन हमें करना होता है, और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा किसका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का। तो y की जगह आर साइन थीटा आर साइन फाइव, और z की जगह पुट करते हैं आर कॉस थीटा, ठीक है। और dv की जगह पर यहां पर आएगा जो हमारा dv है, जो dv है इसकी जगह पर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। तो ये सारे कन्वर्जन करने पड़ेंगे हमें इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, और इसके जैसे और 2-3 क्वेश्चन भी आ चुके हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, इसलिए ये आपको आना चाहिए। चलिए तो ये कन्वर्जन मैं यहां पर कर लेता हूं। तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, देखिए ध्यान दें यहां पर कितना मिलेगा हमें, यहां से हमें ये मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है राइट साइड में, ध्यान देना जरा। देखो 2z की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो 2 को तो बाहर ही लिख लेता हूं, ट्रिपल इंटीग्रल टू बाहर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रल, हाँ सबसे पहले क्या है y, z की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, तो यहां पर पुट करेंगे आर कॉस थीटा। उसके बाद
वाई स्क्वायर, उसके बाद है वाई स्क्वायर। चलिए वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई, और ऊपर से स्क्वायर भी है तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। उसके बाद क्या, डीवी, डीवी की जगह क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा कंप्लीट यहां पर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जरा ध्यान दें कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी लिमिट भी बची है, लिमिट क्या होगी जरा लिमिट पे भी ध्यान देते हैं। देखिए लिमिट क्या होगी, मैं लिमिट यहां पर लिख रहा हूं, हाँ, लिमिट क्या होंगी देखें जरा। देखिए अगर मैं लिमिट की बात करूं तो जब हमने चेंज ऑफ वेरिएबल का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पर सिलेंडर के लिए क्या लिमिट होंगी, स्फीयर के लिए क्या लिमिट होंगी, ये सब बताया था। तो स्फीयर के केस में हमारे पास तीन केस आते हैं, एक कंप्लीट स्फीयर, एक हेमिस्फीयर और एक ऑक्टेंट। ये हमारा कौन सा वाला केस है, देखो अबव द एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है ना, तो अबव द एक्स वाई प्लेन तो हेमिस्फीयर होगा, पूरा स्फीयर नहीं होगा। तो हेमिस्फीयर के लिए देखिए क्या क्या यूनिट होती है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आर, जो हमारा आर है ये वेरी करेगा 0 से लेकर के आर इक्वल टू जो रेडियस है, रेडियस कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, रेडियस हमारा इसमें 1 है, तो आर जो है वो 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थीटा की। देखिए थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा 0 से लेकर के वेरी करेगा कहां तक, देखो अगर कंप्लीट स्फीयर होगा तो थीटा वेरी करेगा 0 से पाई तक, मतलब 180 तक। अगर हेमिस्फीयर होगा तो थीटा वेरी करेगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब बात करते हैं फाई की, फाई वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। जैसे अगर हम फाई की बात करें तो फाई जो होता है स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए 0 से 2 पाई वेरी करता है, और ऑक्टेंट के लिए ये 0 से पाई बाई 2 हो जाता है, 0 से पाई बाई 2, और थीटा भी 0 से पाई बाई 2। तो यहां पर ये लिमिट जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि स्फीयर की लिमिट क्या होती है, हेमिस्फीयर की लिमिट क्या होती है और ऑक्टेंट की लिमिट क्या होती है। तो ये हमारी लिमिट हो गई, तो लिमिट भी चलिए अप्लाई कर देते हैं साथ साथ, जरा ध्यान दें। देखिए आर की लिमिट 0 से 1, आर हमारे पास 0 से 1, तो चलिए सबसे पहले मैं आर की लिमिट लिख लेता हूं अंदर की तरफ 0 से 1। उसके बाद थीटा 0 से पाई बाई 2, तो थीटा की लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, ये थीटा की लिमिट हो गई। और फाई की लिमिट, फाई की लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई। तो ये हमारी सारी लिमिट हो गई है, इनको अप्लाई करना है हमें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए देखिए कितना आएगा, ध्यान दें। देखिए आसान है, बस आपको ये थोड़ा सा कन्वर्जन याद होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। और यहां से आपको, क्योंकि केवल यही नहीं पढ़ना, आपको ये चेंज ऑफ वेरिएबल में भी पढ़ना है, आप इसको पढ़ के आए अच्छे से, बस एक बार आपको रिवाइज करना है। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 2, 0 से 2 पाई, ये हमारी फाई की लिमिट है। 0 से पाई बाई 2 ये हमारी थीटा की लिमिट है, और 0 से 1 ये हमारी आर की लिमिट है। अब यहां पर देखो जरा थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं। आर कितनी बार आ रहा है, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 2, तो आर की पावर हो गया 5। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा हो गया, और एक बार कॉस थीटा भी आ रहा है, कॉस थीटा आ गया, और साइन स्क्वायर फाई भी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर फाई हो गया, एंड डी आर डी थीटा और डी फाई। अब देखिए आगे, इसके आगे अब सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा। देखिए यहां के बाद देखो, यहां पर मैं आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देता हूं, आर स्क्वायर आर सॉरी आर की पावर 5 का, तो आर की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा ध्यान देना। देखो इज इक्वल टू 2, पहली लिमिट है हमारी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, दूसरी लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और थर्ड वाला इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं आर की पावर 6/6, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और आगे का सब कुछ वैसा ही रहेगा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, और यहां पर डी आर डी थीटा डी फाई, ये तो पूरा आएगा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। चलिए
अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, तो 6 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर देता हूं, 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 2, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 तो बाहर चला गया, r की पावर 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, मतलब यहां 1 ही आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, डी आर अब खत्म हो गया, और क्या बचा, यहां पर बचा साइन स्क्वायर फाई एंड डी फाई। अब देखिए आगे क्या करना है, अब ये जो साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा बचा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, देखिए साइन स्क्वायर फाई डी फाई तो कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, ये वाली लिमिट थीटा की है, ध्यान रखना, और ये फाई की लिमिट है, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें। देखो क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहां पर कॉस थीटा को टी पुट कर देंगे, साइन थीटा को टी पुट कर देंगे, तो पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर कर रहा हूं, लिमिट को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला सब्स्टिट्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, अभी हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया, हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लिमिट अप्लाई करने से वापस सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे। तो देखो जरा यहां पर ये तो 3 आ गया, तो 1/3 लिमिट 0 से 2 पाई, दूसरी लिमिट 0 से पाई बाई 2, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t की पावर 3 कॉस थीटा डी थीटा की जगह dt आ जाएगा, और साइन स्क्वायर फाई डी फाई। देखिए लिमिट चेंज करके करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, मैंने लिमिट चेंज नहीं की है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, देखिए इंटीग्रेट कितना होगा, इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1/3 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 2, यहां पर t की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4/4, t की पावर 4/4, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। याद रखें अभी हमें लिमिट को पुट नहीं करना है, लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अब आगे देखिए, अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दें, देखिए तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये सब इसके इक्वल में चल रहा है, तो इसको मैं एक बार लिख रहा हूं, डबल इंटीग्रल, जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है उसको लिख लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एफ कैप डॉट एन कैप एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन कैप डी एस इज इक्वल टू, देखिए कहां तक पहुंच गए थे हम, हाँ ये हम, देखिए अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, टी की पावर 4 हो गया, 4 तो बाहर आ जाएगा, और मैं यहां टी की जगह पर पुट कर रहा हूं साइन थीटा, वापस लिमिट लगाने से पहले टी की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी, तो 1/3 और 4 और बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, और 0 से पाई बाई 2 भी है अभी, 0 से पाई बाई 2, और यहां पर देखो जरा कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन की पावर 4, है ना, टी की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन की पावर 4 हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, है ना, साइन की पावर 4 थीटा, और यहां पर हमारे पास अभी, हाँ यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन, देखिए इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया टी का, तो लिमिट हमारी, एक मिनट, हाँ यहां पर ये 0 से पाई बाई 2 ये हटाना होगा, एक मिनट देखिए यहां पर हमारे पास t की पावर 4, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो ये t की पावर 4/4, लिमिट हमारी हो गई 0 से पाई बाई 2, है ना, 0 से पाई बाई 2, तो यहां से अब हमारे पास केवल बच जाएगा साइन स्क्वायर फाई एंड डी फाई। जरा ध्यान देना, यहां पर 0 से पाई बाई 2 दोबारा नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन हो गया तो यहां पर 0 से पाई बाई 2 अब नहीं आए, है ना, तो यहां पर देखिए क्या आ गया हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा, और इसकी लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, और बाहर कितना बच रहा है अभी, साइन स्क्वायर फाई एंड डी फाई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, लिमिट को अप्लाई कर दें तो बाहर तो 1/12 है, 0 से 2 पाई, यहां पर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये साइन पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है,
तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और यानी कि अपर लिमिट 1 आ जाएगी और लोअर लिमिट 0, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई एंड डी फाई। अब यहां पर 1/12 0 से 2 पाई, देखिए ये कितना बचा साइन स्क्वायर फाई एंड डी फाई। अब इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है जरा ध्यान दें। यहां पर अब मैं साइन स्क्वायर फाई का फॉर्मूला लगा देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/12 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 2 एंड डी फाई। ये हमारा होता है साइन स्क्वायर फाई का फॉर्मूला, है ना, 1 माइनस कॉस 2 फाई अपॉन 2। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए, 2 तो बाहर चला जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया, तो ये 1/24 हो गया, और यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 फाई एंड डी फाई। अब जरा ध्यान दें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1/24 1/24। देखिए 1 का इंटीग्रेशन होगा 5 माइनस कॉस 5 का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2 फाई और 2 का कोफिशिएंट नीचे आएगा, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये 1/24 पाई की जगह 2 पाई रखिए, 2 पाई माइनस, और देखिए यहां पर अगर 2 पाई रखेंगे तो माइनस में 0 आएगा, और लोअर लिमिट तो पूरा 0 है ही, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 2 पाई अपॉन 24। 2 से इसको कैंसिल कर दें, 12 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई, फाइनली जो हमारा आंसर आ गया, ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, ये आ गया π/12। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन और भी कई हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इवेल्युएट, हमें इसको इवेल्युएट करना है। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यहां पर जो एस है, देखिए यहां सभी जगह पर एस है, एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर दिया है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। देखो जो भी मैंने कराया और जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ अगर आप देखें फंक्शन डिफरेंट है, और फंक्शन पहले से आसान ही है। दूसरा, स्फीयर में रेडियस हमारा पहले 1 था, यहां पर a है, तो हमें यहां पर लिमिट 0 से 1 ना होकर के 0 से a हो जाएगी। उसके बाद ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में स्फीयर की जो लिमिट होती है वो r की तो 0 से a, और थीटा की 0 से π/2, और फाई की भी 0 से π/2 हो जाएगी। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें 0 से 2 पाई थी, इसमें फाई 0 से π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी सेम है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम टेकन ओवर द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर, यानी कि हमें यहाँ पर कंप्लीट स्फीयर लेना है और डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब आपको दोनों तरफ से इवैल्यूएट करना है। तो यहां पर सरफेस आपको दिया है, स्फीयर ही है, रेडियस यहां भी a है, तो लिमिट 0 से a हो जाएगी। और अगर बात करें पूरा स्फीयर है, तो यहां पर थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई होगी। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन, प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको जरा ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन है, यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल, हमें इस सरफेस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके। ये हमारा सरफेस है, इसको इवैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। वेयर एस इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन, और जो यहां पर एस है वो ये है, मतलब जो हमारा इस बार सरफेस है वो सरफेस एक प्लेन है जो यहां पर हमें दिया हुआ है। इस सरफेस से हमें क्या मिल जाएगी, लिमिट मिल जाएगी। क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी ट्रिपल इंटीग्रल की। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। देखिए तो डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एफ वेक्टर कितना है, क्योंकि हम उसका निकालेंगे डाइवर्जेंस।
तो देखो अगर आप यहां पर ध्यान दें, जो गिवन आपको जो इवेल्युएट करना है, देखो उसको मैं लिख रहा हूं क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स एंड डी वाई। ये हमें गिवन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, जो एक्स वाई जेड है ये हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर है। देखो कैसे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना कैसे हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट डॉट, देखो डॉट हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई डी जेड आई कैप डी जेड डी एक्स जे कैप। भाई यहां पर आपको एफ को आइडेंटिफाई करना और कुछ नहीं है, डी एक्स डी वाई के कैप। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये हमारे पास एफ वेक्टर है और ये हमारे पास एन कैप डी एस की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है ये एन कैप डी एस, ये पूरा कंप्लीट है एन कैप डी एस। तो यहां से हमें एफ वेक्टर मिल गया, क्या मिल गया, एफ वेक्टर। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा एफ वेक्टर है और ये जो यहां पर बचा है ये एन कैप और डीएस है, एन कैप और डीएस, ठीक है ना। ये हमारे पास एन कैप डीएस है और ये हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर है। तो हमें यहां से एफ वेक्टर का पता चल गया कि हमारे पास एफ वेक्टर जो है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है। तो अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। और डाइवर्जेंस अगर आप इसका निकालेंगे तो देखिए डाइवर्जेंस क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा डाइवर्जेंस, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स, देखो ये 1 आएगा प्लस ये भी 1 आएगा और प्लस 1 ये भी आएगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का डाइवर्जेंस हमेशा 3 आता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस की 3। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, देखिए तो डाइवर्जेंस हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3। कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। ये हमारा एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस आ गया। अब आगे जरा देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, देखिए अब मैं यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखने जा रहा हूं। क्या होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये एफ वेक्टर है और ये एन कैप डीएस है, इसीलिए हम इसको यहां पर लगा पा रहे हैं, है ना। इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी, ओवर द वॉल्यूम v, डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर dv, डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर dv। चलिए अब देखिए जरा, यहां पर अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं डाइवर्जेंस की। देखो अगर मैं लेफ्ट वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो लेफ्ट में f डॉट एन कैप ds की वैल्यू यही होगी जो यहां पर लिखा है, यानी कि चलिए दोनों तरफ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, ओवर द सरफेस x x dy, देखिए एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू ये लिखी है, डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब इक्वल टू वाला पार्ट में नीचे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना कितना आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल
ओवर द वॉल्यूम V, डाइवर्जेंस F कितना है 3 एंड dV। अब देखो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और dV। अब इसका जो वॉल्यूम होगा V, अब यहाँ पर देखो दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से हमारे पास 3V आ जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम किसका होगा, यहां पर एक्चुअल में क्या दिया है, वेयर एस इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन, है ना, वेयर एस इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन। देखो यहां पर दो मेथड हमारे पास है, एक तो ये कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएं और उस एक्स वाई जेड एक्सिस पर इस प्लेन को बना दें। तो जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस पर इस प्लेन को बनाएंगे तो आपको एक मिल जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा एक टेट्राहेड्रन, उस टेट्राहेड्रन का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस प्लेन से लिमिट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं। देखिए तो हमारे पास, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए जरा ध्यान दें, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू में, देखो इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल 3 ट्रिपल इंटीग्रल और dV, है ना, ये हमारे पास आएगा। अब अगर मैं लिमिट की बात करूं, देखो यहां से इस प्लेन से लिमिट निकालेंगे, कैसे निकलेगी इस प्लेन से लिमिट, जरा ध्यान दें। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपको कोई प्लेन दिया है, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल में, तो लिमिट कैसे निकालेंगे। देखो यहां से सबसे पहले हमें जेड की लिमिट चाहिए, वाई की लिमिट चाहिए और एक्स की लिमिट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेड से। तो आप जब जेड की लिमिट निकालेंगे तो एक्स और वाई को राइट साइड ले जाएंगे, तो यहां से जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जेड जो हम होगा हमारा, वो 0 से लेके यहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के वेरी करेगा। इसका मतलब जो हमारी लिमिट आएंगे, अब जरा लिमिट पे ध्यान दीजिए। देखो लिमिट क्या आएंगी, लिमिट हमारी आ जाएगी 3। देखो पहली लिमिट यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। तो सबसे पहले वेरिएबल लिमिट लिखते हैं, आप जानते हैं यहां पर वेरिएबल लिमिट आएगी, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि वेरिएबल लिमिट अंदर आती है, कांस्टेंट लिमिट बाहर आती है। और वेरिएबल लिमिट में भी यहां पर एक लिमिट होगी 2 वेरिएबल की और एक लिमिट होगी 1 वेरिएबल की। तो जब आप यहां से जेड कैलकुलेट करेंगे तो देखो जेड कितना आएगा, जरा ध्यान देना। यहां से अगर आप जेड को कैलकुलेट करें तो ये 6 - 2y माइनस एक्स, और जेड के साथ 3 है तो ये 3 इसके साथ नीचे चला जाएगा। तो यानी कि जेड की वैल्यू आएगी 6 - 2y माइनस एक्स अपॉन 3। ये लिमिट को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखो तो यहां पर जेड की जो लिमिट होगी वो 0, 6 माइनस कितना आएगा, 6 के माइनस में x और माइनस 2y, 6 माइनस एक्स माइनस 2y, और इसके डिवाइड में होगा 3, ठीक है ना, डिवाइड में कितना होगा 3। अब इसी तरह से x की लिमिट निकालेंगे। देखिए जब आप y की, आप z निकाल चुके हैं, y की लिमिट निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर अब z को 0 पुट कर देंगे। तो देखो यहां से y की लिमिट कितनी आएगी, जब आप y की लिमिट निकालेंगे तो z को 0 पुट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए तो यहां से y कितना आएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 2, 6। तो ये लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके 6 माइनस एक्स अपॉन 2 तक। ये हमारी z की लिमिट है, ये हमारी y की लिमिट है। और यहां पर आ जाएगी अब x की लिमिट, जो कि वेरी करेगी 0 से लेकर के कहां तक। अब जब आप x निकालेंगे तो y और z को 0 रखेंगे तो x हो जाएगा 6, x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 6 तक। तो ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे और यहां से हमारा आंसर अब आ जाएगा। देखिए ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू जो हमारा दूसरा मेथड है, जिसमें हमें टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है। लेकिन वो मेथड मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि उस मेथड से केवल इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन जो ये मेथड हम कर रहे हैं, इस मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा बड़ा है उससे, वो मेथड थोड़ा छोटा है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालने वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। चलिए तो अब इवेल्युएट करते हैं, देखिए कितना होगा। 3 तो बाहर है, ये लिमिट 0 से 6, ये लिमिट 0 से 6 माइनस एक्स अपॉन 2। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये z की लिमिट है तो dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, तो यहां पर हमारे पास z इंटीग्रेशन आ गया, और इसकी लिमिट हो गई 0 से लेकर 6 माइनस एक्स माइनस 2y अपॉन 3 तक, और यहां पर dy और dx हमारा बच गया।
अब इसको देखो वैल्यू को पुट करता हूं मैं, कितना आएगा जरा ध्यान दें। 3 लिमिट 0 से 6, दूसरी लिमिट 0 से 6 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहां पर जरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास 6 माइनस एक्स माइनस 2y अपॉन 3, ये अपर लिमिट रखने पे आएगा, और dy dx ये आ जाएगा, और यहां से 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बच जाएगा लिमिट 0 से 6, दूसरी लिमिट 0 से 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स माइनस 2y dy एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में। तो देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान दें। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, पहली लिमिट तो हमारी 0 से 6 है। अब मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 6 का इंटीग्रेशन 6y माइनस x का इंटीग्रेशन xy माइनस, और 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब ये बचेगा y स्क्वायर, और लिमिट इसकी हो जाएगी 0 से 6 माइनस एक्स अपॉन 2, 6 माइनस एक्स अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जरा कितना आएगा। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0 से 6, यहां पर y की जगह पर 6 माइनस एक्स अपॉन 2 रख दीजिए, तो 6 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमारी लिमिट आ गई। और इसके बाद अभी यहां पर हमारे पास y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं तो dx, और यहां भी आएगा dx। ये हमने सभी जगह सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे 0 से 6। देखो यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, तो सबसे पहले ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 6 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो मतलब ये 4 हो जाएगा। तो मैं यहां पर इन सब का एलसीएम ले लेता हूं। देखिए एलसीएम कितना आएगा 4। अब जरा ध्यान दें, 4 एलसीएम आया तो 2 2 जा 4, यहां 12 हो जाएगा, तो 12 6 जा 72 माइनस 12x आएगा। देखो मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर सबका, एलसीएम नीचे 4 आएगा सबका, क्योंकि ये 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर होने के बाद 4 हो जाएगा ये। यहां पर देखो 2 2 जा 4, और ये 2x, यहां पर कितना आ जाएगा 2x। चलिए पहले लिख देता हूं 2x माइनस 6 माइनस एक्स माइनस, अब ये देखो होल स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x, ये मेरे पास आ जाएगा, और dx। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 से 6 72, देखिए 1/4 को मैं बाहर कर लेता हूं, 1/4 बाहर हो गया, 0 से 6, ये देखिए 72 माइनस 12x माइनस 12x, और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और dx। यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक तो 12x से 12x कट गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी हम लिख देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 6। अब जरा ध्यान दें, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, उसके बाद माइनस 12x बचेगा एक, 72 में से 36 को माइनस करेंगे तो 36 ही आ जाएगा, तो प्लस का 36 एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इसको x के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, जरा ध्यान दें। देखिए देखो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कितना आएगा देखो 1/4। अब यहां पर जरा देखना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, x की पावर 3/3 माइनस 12x का इंटीग्रेशन 12x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से 12 कटेगा 6 बार, यानी कि 6x स्क्वायर।
6x²। उसके बाद 36 का 36x, तो ये आ जाएगा प्लस का 36x। और लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट है 0 से 6, तो ये लिमिट हो गई 0 से 6 ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ये 6 की पावर 3/3 माइनस 6 इंटू 6 की पावर 2 और प्लस 36 इंटू 6, ये हमारे पास आएगा। इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। 1/4 216/3 हो जाएगा, माइनस ये भी हमारा 216 हो जाएगा और ये भी हमारा 216 हो जाएगा। तो ये 216 से 216 कट गया, कितना बचा देखिए, ये बचेगा हमारे पास 216/4 इंटू 3। कैंसिल कर देता हूं 4 से, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 18, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आया 18। कितना आंसर आ गया इसका? 18। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है ना। तो इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट था कि लिमिट क्या होंगी। तो देखिए जब आपको प्लेन दिया है तो आपको लिमिट इस प्लेन से ही निकलेंगे, है ना, इस प्लेन से ही आप इसको लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, इंपॉर्टेंट भी है, जरा ध्यान देंगे। देखिए अब ये वेरीफाई वाला है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, है ना, इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्या है यहां पर, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ वेक्टर। आपको एफ वेक्टर दिया हुआ है, इस एफ वेक्टर के लिए आपको डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है, टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन। मतलब यहां पर हमें क्यूब दिया है और आपको याद है लास्ट लेक्चर में स्टोक्स थ्योरम में भी हमें क्यूब वाला क्वेश्चन आया था और वहां पर भी हमें वेरिफिकेशन करना था और वो क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन था, है ना। तो यहां पर भी लेंथी होगा लेकिन उतना लेंथी नहीं होगा जितना स्टोक्स थ्योरम में था। क्यों? क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है कि हमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के इक्वल प्रूव करना होता है और लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी बड़ा होता है और सरफेस इंटीग्रल को भी कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बड़ा ही होता है, इसलिए वहां पर क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाता है। यहां पर थोड़ी सी लेंथ इस क्वेश्चन की कम होगी, क्वेश्चन एज इट इज वही है जो हमने स्टोक्स थ्योरम में किया था। यहां पर इसकी लेंथ कम क्यों होगी? क्योंकि यहां पर हमें एक साइड सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो सरफेस इंटीग्रल तो उतना ही लेंथी होगा जितना स्टोक्स थ्योरम में हुआ था। लेकिन दूसरी साइड में यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल है और वॉल्यूम इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन की लेंथ लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन की लेंथ से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखें, जनरली अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन जनरली क्यूब वाला मिल जाता है, जब बहुत आता है क्यूब वाला क्वेश्चन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स थ्योरम में भी इंपॉर्टेंट है क्यूब का और यहां पर भी क्यूब का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्यूब के 3-4 क्वेश्चन है, एक मैं करा रहा हूं, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप उसको प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब है कि हमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है और सरफेस इंटीग्रल निकालना है और दोनों बराबर आने चाहिए, तभी हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगी? वेरीफाई होगी। तो मैं यहां पर पहले वॉल्यूम इंटीग्रल निकालूंगा, है ना, तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे पहले, उसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये फंक्शन लिखूंगा और इसका डाइवर्जेंस निकालूंगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे और इसका डाइवर्जेंस निकाल देंगे। देखिए फंक्शन क्या है, 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, ये हमारा गिवन फंक्शन है 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। अब इसका हमें निकालना है डाइवर्जेंस। देखिए तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर देखिए कितना होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है गिवन वेक्टर के साथ में, तो 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। चलिए डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे
तो हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स और 4x जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई एंड वाई स्क्वायर, ना आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस डेल अपॉन डेल जेड और यहां पर आएगा वाई जेड। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे डाइवर्जेंस मिल जाएगा। देखिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहां पर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है 4x का, तो ये 4z आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 4z माइनस 2y, वाई स्क्वायर का माइनस 2y, उसके बाद वाई जेड का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस y, तो ये हमारे पास कितना आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4z माइनस वाई, ये हमारा यहां से डाइवर्जेंस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। देखिए, तो मैं यहां पर पहले क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, वॉल्यूम इंटीग्रल, जरा ध्यान दें ना, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की राइट साइड जो होती है वो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, तो हम यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, जरा ध्यान दें, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर dv। अब ये वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कितना आएगा, वैल्यू को पुट करें, तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमें मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल। अब जरा लिमिट पे ध्यान देना, लिमिट क्या होंगी, देखो मैं इसी के आगे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लिमिट पे जरा ध्यान देंगे कि लिमिट कितनी आएगी। देखो देखो लिमिट कितनी आएगी, ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट, देखो लिमिट बहुत आसान है, x 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, y भी 0 से 1 तक और z भी 0 से 1 तक, तो यहां पर तीनों लिमिट 0 से 1 है ना, अंदर वाली को z मान लेते हैं, ये y और ये x, और जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास तीनों 0 से 1 है, तो आप किसी को भी अंदर और किसी को भी बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है। डाइवर्जेंस कितना आ गया, 4z माइनस वाई, 4z माइनस वाई एंड dv, और dv कितना होगा, dx dy एंड dz, ये हमारे पास। इसको जरा इवेल्युएट करते हैं, देखिए कितना आएगा, इसको इवेल्युएट करते हैं, पहले हम z की लिमिट लिखी है हमने, तो पहले हम z ही लिख लेते हैं, dz dy एंड dx। चलिए देखिए, इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखें जरा, 0 से 1, दूसरी लिमिट भी 0 से 1, यहां पर इसको मैं z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो 4z का हो जाएगा 4z स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2z स्क्वायर माइनस y का हो जाएगा y और z, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और dy एंड dx। और आगे चले, अब देखो यहां पर लिमिट लगाएंगे, आप z की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस वाई आ जाएगा, 2 माइनस वाई, तो ये हमारा आ गया 0 से 1, 0 से 1 2 माइनस वाई dy एंड dx, dy एंड dx। इसको और आगे इंटीग्रेट करें, देखिए 0 से 1 अब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, अगेन लिमिट 0 से 1 और ये आ जाएगा dx। चलिए इसके बाद और आगे कैलकुलेट करें, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो देखो ये 2 और ये माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2 आ जाएगा, तो लिमिट 0 से 1 3/2 dx, और 3/2 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, 3/2 x की लिमिट 0 से 1, मतलब ये फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल का वो आ गया 3/2, कितना आ जाएगा 3/, तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल का आंसर आ गया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कितना आया हमारे पास 3/2, दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रल। हमें यानी कि हमारे क्वेश्चन का आधा पार्ट प्रूफ हो गया, मतलब आधा पार्ट हो गया हमारा, हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो राइट साइड होती है वो यही होती है वॉल्यूम इंटीग्रल, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 3/2 आ गया, यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का आधा पार्ट हम ला चुके हैं,
अब हमें हाफ पार्ट को और लाना है। तो जरा ध्यान दीजिए हाफ पार्ट कैसे आएगा। हाफ पार्ट को लाने के लिए मतलब हमें सरफेस इंटीग्रल करना है, और सरफेस इंटीग्रल यहां पर क्यूब के 6 सरफेस है, हमें 6 के 6 सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम यहां पर क्यूब बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। चलिए देखिए क्यूब बनाते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, देखिए क्यूब बनाना हमें, तो एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे पहले, एक्स एंड वाई एक्सिस। देखें देखिए क्यूब हम बनाएंगे, क्यूब बनाना हमें आता है अच्छे से। क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले, तो मैं इधर ही बना रहा हूं। देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों बनानी होंगी हमें। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, और ये वाई ले लेते हैं, और ये हमारी हो जाएगी जेड एक्सिस, और इधर आएगी हमारे पास एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्स, है ना। तो ये तीनों एक्सिस मैंने ले ली यहां पर, एक्स वाई और जेड। इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ये हमारी होगी वाई एक्सिस, और ये हमारी होगी जेड एक्सिस। ध्यान दीजिए ऐसे ही क्यूब बनाना है आपको। अब यहां पर क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। तो देखें जरा क्यूब कैसे बनेगा। देखिए क्यूब बना रहा हूं मैं यहां पर, देखो क्यूब हमें बनाना है, ध्यान देंगे जल्दी से। ये एक लाइन मैंने ले ली, ठीक, फिर इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां पर एक लाइन लेंगे, यहां से यहां आएंगे, ये हमारे पास लाइन आ गई। यहां से यहां पर आएंगे, फिर उसके बाद यहां से इधर बना दीजिए यहां तक, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्यूब बन के कंप्लीट हो गया, है ना। हमारे पास क्यूब बन चुका है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहां पर हमारे पास क्यूब बन गया। इसको मैं, ये हमारा ओ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0,0। ये हमारे पास आ गया बी, ये हमारे पास आ गया सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,1,0। ए बी सी, ये हमारे पास डी ई एफ जी, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो यहां पर हमें किन किन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ओ के मैंने लिख दिए, ए के लिख दिए हमने, सी के लिख लिया हमने, और यहां पर हम लिख लेते हैं जी के कोऑर्डिनेट 0,0,1। देखिए कोऑर्डिनेट मार्क करना सभी को आते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल है कि यहां पर ये वाई एक्सिस है, तो यहां पर देखो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 1, क्योंकि क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है 1 है। तो 0,1,0, यहां पर 0, ये एक्स एक्सिस है तो 1,0,0, और ये जेड एक्सिस है तो 0,0,1। बाकी बी डी ई एफ इन सब के कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाए भी थे, है ना। तो सिंपल है, लेकिन हमें जितने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने अभी लिख दिया। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, हमने 0 से 1, 0 x 0 से 1 है, y 0 से 1 है, z 0 से 1 है, ये सब हमने मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। कहां पर, पूरे 6 के 6 सरफेस पे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैं उसको पहले यहां पर लिख रहा हूं। तो हमें कैलकुलेट करना है सरफेस इंटीग्रल, है ना। सरफेस इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, और सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, सरफेस इंटीग्रल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास है, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट
एन कैप ds। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और यहां पर जो ये s है, s देखिए क्या है, यहां पर जो हमारे पास s है, वेयर, देखिए वेयर s क्या है, वेयर s कंसिस्ट ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ क्यूब। यहां पर जो s है, ये s एक्चुअल में 6 के 6 सरफेस का कॉम्बिनेशन है। s कंसिस्ट ऑफ 6 सरफेस, तो हमें उन 6 सरफेस के लिए क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे वन बाय वन। देखो सबसे पहले 4, कौन सा सरफेस लें, सबसे पहले जरा ध्यान देना, 4 सरफेस ओ ए बी सी, ये ले लें, 4 ओ ए बी सी। अब मैं इस वाले सरफेस के लिए इंटीग्रल कर रहा हूं, तो पहले इस सरफेस के लिए हम सारी वैल्यूज लिखेंगे, जरा ध्यान देना क्या क्या वैल्यूज आएंगे। देखो अगर आप ओ ए बी सी ये वाला सरफेस लेते हैं, तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, उस पर जरा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ओ ए बी सी कौन सा सरफेस है, नीचे इस क्यूब का बॉटम वाला सरफेस है। अगर आप इस पे ध्यान दें तो इस सरफेस के ऊपर आपको देखो एन कैप, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, एन कैप कितना मिलेगा, देखिए जरा एन कैप, तो यहां से एन कैप आपको मिलेगा। देखो ये बॉटम वाला सरफेस है, बॉटम वाला सरफेस, तो इसका जो एन कैप होगा वो नीचे जाएगा। नीचे कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव जेड डायरेक्शन है नीचे, यानी कि माइनस के कैप मिलेगा, माइनस के कैप। अच्छा चलिए और देखिए इस सरफेस के लिए, बॉटम वाला जो सरफेस है, इसके लिए जेड कितना होगा। देखिए जो बॉटम सरफेस है ये एक्चुअल में एक्स ओ वाई प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये एक्स ओ वाई में, तो एक्स ओ वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब एन कैप तो के कैप हो गया और जेड यहां पर 0 हो गया। अगर जेड 0 है, देखिए अगर जेड 0 है तो डी जेड भी 0 ही होगा, तो यहां पर जेड भी 0 है, जेड 0 आ गया हमारा, डी जेड 0 आ गया, एन कैप जो है वो माइनस का के कैप आ गया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पर जो प्रोजेक्शन है इसका वो एक्स वाई प्लेन में है, किसमें है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका मतलब जो हमारा ds की वैल्यू होगी, ds कितना होगा, dx और dy, ये हमारा ds होगा, dx और dy। अब यहां पर हम सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इनको मैं राइट साइड में लिख देता हूं, देखो जरा थोड़ा स्पेस हमारे पास बचेगा। हाँ तो एन कैप और जेड हमारे पास आ गया, तो यहां से हमारे पास जो है डी जेड कितना आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा हमारे पास 0 और डी एस हमारे पास यहां से आ जाएगा डी एक्स एंड डी वाई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये वैल्यूज मैंने लिखी है ना। अब यहां पर हमें सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से देखें कितना आ जाएगा। तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी ओवर द सरफेस ओ ए बी सी। तो हमारे पास पहले एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर को हमें लिखना पड़ेगा। तो एफ वेक्टर मैं यहां पर लिख लेता हूं 4xz आई कैप, तो इसको हम लिख लेते हैं यहीं पर। हाँ यहां पर मैं लिख देता हूं इसको एफ वेक्टर, देखिए एफ वेक्टर कहां लिखे, स्पेस, चलिए यही लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझना। एफ वेक्टर कितना है, 4xz आई कैप माइनस 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस और कितना है, प्लस वाई जेड के कैप, प्लस में वाई जेड और के कैप। अब जरा यहां पर देखिए इसका यूज करना हमें, देखो यहां पर क्या है एफ वेक्टर डॉट एन कैप, तो एफ वेक्टर की वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा। तो देखिए एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू आई है माइनस के कैप और डीएस की वैल्यू
डी एक्स एंड डी वाई। और अगर मैं बात करूं लिमिट की, एक मिनट, यहां पर हमारे पास डबल इंटीग्रल था, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जरा इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा, देखिए के कैप, देखिए आई और जे तो आएगा नहीं क्योंकि उधर के है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल के कैप के साथ आएगा, तो ये माइनस का वाई जेड आ जाएगा हमारे पास। देखिए के डॉट के कितना हो गया 1, तो यहां पर आ गया माइनस का वाई जेड डी एक्स और डी वाई। अब जरा यहां पर आप ध्यान दें, जेड कितना है, जेड तो 0 है, जेड कितना है 0, तो यहां पर आप जैसे ही जेड को 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब ओ बीसी सरफेस पे, ओ ए बीसी सरफेस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी सरफेस इंटीग्रल की, वो 0 आ गई है। कितने आ गई है, 0। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ओ ए सरफेस पे कितनी वैल्यू हमारी यहां से आ रही है। ठीक है ना, तो ओ बी सी पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट सरफेस कौन सा लेते हैं, देखिए ओ बी सी हमारा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, बी सी डी ई ले लेते हैं। ओ ए बी सी हमारा हो गया है, ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी के बाद हम कौन सा सरफेस, चलिए इसके अपोजिट वाला लेते हैं। अपोजिट वाला कौन सा है, डी ई एफ जी, इसको ले लेते हैं। तो फोर सरफेस, फोर, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ। अब इस सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा। डी ई एफ जी के लिए हमें ये वाला सरफेस है। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इसमें अगर आप सबसे पहले देखें एन कैप, तो इसका जो एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा इस सरफेस में, वो ऊपर को जाएगा, यानी कि जेड की डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एन कैप की वैल्यू तो होगी प्लस के कैप, तो यहां से मुझे एन कैप मिल गया के कैप। और देखें जरा एन कैप के बाद, अब यहां पर देखो, अगर आप यहां पर जेड को देखो तो जेड 0 नहीं होगा इस बार जेड 1 होगा, तो जेड की वैल्यू मुझे मिल गई 1। चलिए जेड 1 आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें, जेड हमारे पास 1 आ गया, तो अगर जेड 1 आ गया तो डी जेड कितना आ जाएगा, देखिए अगर जेड हमारे पास 1 आ रहा है तो डी जेड हमारे पास आएगा 0, तो डी जेड हमारे पास कितना आ जाएगा 0। और डी एस, अब डी एस पे जरा ध्यान दें, इस वाले प्लेन का भी प्रोजेक्शन कहां आएगा, एक्स ओ वाई प्लेन पे ही आएगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सरफेस इंटीग्रल करते समय जिस सरफेस का आप सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं उस सरफेस का आप प्रोजेक्शन देखिए कौन से प्लेन पे है। अगर एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, तो डीएस की वैल्यू डीएक्स डी वाई आएगी। जिस प्लेन पर होगा, अगर एक्स वाई पे है तो डीएक्स डी वाई। अब यहां पर हम सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना कितना आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस डी ई एफ जी कितना आएगा। अब यहां पर मैं वैल्यू रख रहा हूं एफ वेक्टर की, देखिए कितनी है 4xz, 4xz। चलिए पहले फंक्शन लिख लेता हूं, एफ वेक्टर डॉट एन कैप टी एस, ये हमारा वेक्टर है, इसमें वैल्यू को पुट करें। यहां पर देखें वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ वेक्टर 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 4xz आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप वाई जेड के कैप, वाई जेड के कैप, वाई जेड कितना है के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना हमें किसके साथ में, एन कैप के साथ में, और एन कैप यहां पर है के कैप एंड डी एक्स और डी वाई। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें। इसको इवेल्युएट करेंगे तो के के साथ फिर से के का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा वाई जेड डी एक्स एंड डी वाई, वाई जेड डी एक्स एंड डी वाई। और जेड कितना है 1, तो यहां पर आप जेड की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रल वाई डी वाई एंड डी एक्स। अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट तो 0 से 1 एंड 0 से 1, लिमिट कितनी होगी हमारे पास, लिमिट हमारे पास 0 से 1 ही रहेगी, 0 से 1। तो देखें जरा वैल्यू कितनी आ जाएगी,
इसको इंटीग्रेट करें तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो 0 से 1 वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1 और dx, जैसी लिमिट लगाएंगे 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर 0 से 1 dx, मतलब फाइनली हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/2। तो DEFG सरफेस के लिए वैल्यू आ गई 1/2। अब आगे देखिए नेक्स्ट सरफेस। नेक्स्ट सरफेस कौन सा है, देखिए दो सरफेस हमारे कैलकुलेट हो गए, एक की वैल्यू 0 आ गई, एक की वैल्यू 1/2 आ गई। अगला सरफेस तो हमने बॉटम भी ले लिया टॉप भी ले लिया। मैं बॉटम को मान लेता हूं कि ये पहला सरफेस है और ये दूसरा, ये दोनों कवर हो गए हमारे, पहला और दूसरा सरफेस कवर हो गए हमारे। अब आगे देखें, अब मैं एक काम करता हूं, ये राइट साइड का और फिर लेफ्ट साइड का ले लेते हैं। तो BCDE फॉर द सरफेस BCDE, इस वाले सरफेस को चेक करते हैं। BCDE देखें जरा जल्दी से, अगर इस वाले सरफेस की बात करूं मैं BCDE, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें अगर हम देखें एन कैप, तो देखिए इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर इधर जाएगा वाई डायरेक्शन में और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए एन कैप तो हो गया जे कैप। एन कैप कितना हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू जे कैप। और इसके अलावा अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये यहां से ओरिजिन से कितना, यहां एक 1 के डिस्टेंस पे, यानी कि y इक्वल टू 1 आ गया यहां पर, y इक्वल टू 1। और अगर y इक्वल टू 1 आया तो इसका मतलब dy इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। और ds कितना आएगा, तो ds के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्लेन का प्रोजेक्शन कहां पर है, इस सरफेस का प्रोजेक्शन। तो देखो इस सरफेस का प्रोजेक्शन इस प्लेन पे आएगा, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है XZ का प्लेन, तो यानी कि dx dz आएगा, dx dz आएगा। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं सरफेस इंटीग्रल का। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू लिमिट हमारी 0 से 1 0 से 1, और यहां पर f वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 4xz i कैप, 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन कैप के साथ, और एन कैप है इस बार जे कैप और डी एक्स एंड डी जेड। देखिए कितना आएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और देखिए कितना आ रहा है। तो यहां पर देखो y की वैल्यू पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं 0 से 1 एंड 0 से 1, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर डी एक्स एंड डी जेड। और आप अच्छे जानते हैं y की वैल्यू 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा, यानी कि वैल्यू हमारे पास माइनस में 0 से 1 डी जेड और डी एक्स आएगा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस 0 से 1 लिमिट डी जेड का इंटीग्रेशन जेड लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस डी एक्स और 0 से 1, यानी कि फाइनली हमारा आंसर भी -1 आ जाएगा। तो हमारा इस सरफेस के लिए -1 आ गया, इसका 1/2 था, इससे पहले 0 था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा सरफेस लेना है, तो हमने BCDE ले लिया। अब इसके जस्ट अपोजिट वाला इधर वाला सरफेस ले लेते हैं। ये सरफेस कौन सा है, AOGF। तो 4AOGF है ना, AOGF देखिए, तो 4AOGF जरा ध्यान से देखें, 4AOGF ये हमारे पास सरफेस है, और इस सरफेस के लिए देखिए कितनी वैल्यू आएगी, जरा ध्यान देना। AOGF देखो ये वाला सरफेस है, XZ प्लेन में है, किसमें है, XZ प्लेन में। इसका यूनिट वेक्टर इधर जाएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि n कैप आ गया हमारे पास माइनस जे कैप, n कैप की वैल्यू जे कैप आ गई। और यहां पर अगर आप देखेंगे किसकी वैल्यू 0 आएगी, देखिए यहां पर y की वैल्यू 0 आएगी तो dy 0 हो गया, y आएगा 0 तो यहां से dy हो गया 0। और इस प्लेन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेन किसमें है,
ये प्लेन एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, इसलिए ds की वैल्यू भी dx और dz हो गई, dx एंड dz। अब यहां पर सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, लिमिट तो 0 से 1 है, 0 से 1, और यहां पर एफ वेक्टर की वैल्यू मैं लिखूंगा 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है माइनस जे कैप के साथ में, और dx एंड dz। चलिए इसको इवेल्युएट कर लेते हैं जल्दी से, कितना आएगा देखें जरा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1, देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे का जे के साथ होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो जे डॉट जे तो 1 होता है, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर dx और dz, और आप अच्छे से जानते हैं कि y तो 0 है, तो यहां पर जब आप 0 पुट करेंगे, जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। तो एक और सरफेस हमारा इवेल्युएट हो गया। अब आगे देखें नेक्स्ट सरफेस कौन सा लेना है, देखिए AOGF हमारा हो गया, दो और बचे, 4 तो हम ले चुके, अब ये फ्रंट वाला बचा और एकदम इसके बैक वाला बचा, तो फ्रंट वाला क्या है, ABEF, ABEF, तो 4 ABEF, इस सरफेस के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चेक करना, मैं लिख लेता हूं पहले, एन कैप देखेंगे क्या होगा, तो एन कैप क्या है इसके लिए जरा देख लें पहले। देखो ये इधर वाला सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यानी कि ये तो आ गया हमारा आई कैप, आई कैप। अब इसमें देखो जरा, आई कैप है, और इस वाले सरफेस की बात करूं तो ये ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस पर है, तो यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई, तो जिसकी वजह से dx 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1, जिसकी वजह से dx हो जाएगा 0, और ds, अब इसका प्रोजेक्शन देखते हैं कौन से प्लेन में जा रहा है। देखिए जो फ्रंट वाला है इसका प्रोजेक्शन जाएगा yz प्लेन में, यानी कि dy dz आएगा, dy dz आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, कितना आएगा, तो सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू, लिमिट तो 0 से 1 है, एफ वेक्टर की वैल्यू लिखें 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, देखिए यहां पर एन कैप की वैल्यू आई कैप है, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहां से जल्दी से डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें 0 से 1, 0 से 1, देखिए आई के साथ तो ये 4xz आएगा, और dx, सॉरी dy एंड dz, dy एंड dz आएगा। अब यहां पर जरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो x कितना है, 1 है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये 4z आ जाएगा, x की जगह 1 रखने पे 0 से 1, 0 से 1, 4z dy एंड dz, और यहां से 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 बाहर निकलने पर ये 0 से 1, देखिए अगर 4 को मैं बाहर कर दूं तो 0 से 1, और यहां पर z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 एंड dz dy, ठीक है ना, dy बचेगा। इसके आगे इसको इवेल्युएट करें तो देखिए यहां पर लिमिट जब पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो बाहर चला जाएगा, यानी कि 4/2, और इंटीग्रेशन यहां पर बचेगा dy का, लिमिट यहां पर बचेगी 0 से 1। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें आप y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए 2 तो बाहर है, और यहां ये आ जाएगा 0 से 1, इंटीग्रेट कर दें हम इसको y, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा 2। तो यानी कि ए बी ई एफ के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब इसके आगे देखिए, देखो तो हमें अब कौन से सरफेस के लिए लेना, एक सरफेस और बचा है ए बी ई एफ के अपोजिट, तो ए बी ई एफ के अपोजिट कौन सा सरफेस है, ये ओ सी डी जी, ओ सी ओ
OCDG इस सरफेस के लिए भी निकाल लेते हैं, जल्दी से देखें। तो पीछे वाला सरफेस OCDG, इसके लिए अगर आप देखें एन कैप कितना होगा, ये पीछे बैक वाला सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर बैक साइड में जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो एन वेक्टर हो गया माइनस का आई कैप, और क्या निकालना हमें यहां पर, एन वेक्टर माइनस का आई कैप हो गया। हाँ, अब यहां पर दूसरी वैल्यूज देखें, देखिए बैक साइड वाले सरफेस के लिए x 0 है तो dx 0 हो गया, x 0 dx 0। और अगर इसका प्रोजेक्शन देखें हम तो अगेन yz प्लेन में है, तो यहां पर x 0 है जिसकी वजह से dx 0 है, और dx के साथ साथ ds जो है वो dy dz है, क्योंकि बैक साइड वाले सरफेस की बात हो रही है, प्रोजेक्शन yz प्लेन पे है। अब यहां पर सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 f वेक्टर की वैल्यू 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस आई कैप के साथ में, और dy एंड dz। अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कितना आएगा। तो 0 से 1, 0 से 1 और माइनस का 4xz dy एंड dz। अब जरा यहां पर ध्यान दो, x 0 है, जैसे ही आप यहां पर x को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 से 1, 0 से 1, 0 dy dz, और ओवरऑल वैल्यू आ गई आपकी 0। कितने आ गई? 0। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें, अगर यहां पर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ चुकी है सरफेस इंटीग्रल की, अब देखिए हेंस सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर, देखिए यहां पर जो एस है 6 के 6 सरफेस है टोटल है, एस इज द कंसिस्ट ऑफ 6 सरफेस, एन कैप डी एस इज इक्वल टू, सारी वैल्यू को ऐड करें तो सबसे पहले हमारे पास 0 आया था, देखो जरा देखते चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहां से। तो यहां से देखो सबसे पहला 0 आया था हमारे पास, उसके बाद 1/2 और -1, 0 1/2 और -1, तो पहले इनको लिख लेते हैं 0 प्लस 1/2 -1, फिर से 0 आया था शायद, तो 4 सरफेस तो हो गए, और इससे पहले वाले सरफेस का 2 और लास्ट में फिर से 0, तो +2 और फिर से लास्ट में 0। इन सबको अगर आप ऐड कर लें तो देखो कितना आ रहा है, देखो यहां पर 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2, यानी कि हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया वो f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू आ गया 3/2। कितना आ गया? 3/2। तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इससे पहले 1 कौन से थी, जरा देखें, इक्वेशन 1 थी ये, जो हमारे पास 3/2 आया था, ये इक्वेशन 1 है। तो 1 और 2 देखिए, 1 में क्या आया था, वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू भी 3/2 और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू भी 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, देखें जरा ध्यान से, इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर dv, ये दोनों बराबर आ गए हैं। क्या आ गए? ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इन दोनों के इक्वल आने का मतलब है कि हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हेंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड, डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमारी जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गई है। तो क्यूब वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन
बहुत ही ज्यादा आसान है, सारे सरफेस पे कैलकुलेट करना बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काम हमने स्टोक्स थ्योरम में भी किया था, तो स्टोक्स थ्योरम में भी इसी के जैसा हमने एज इट इज एक क्वेश्चन किया था, है ना। वहां पर भी हमने इसी तरीके से सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट किया था, वहां 5 सरफेस पे किया था, तो क्योंकि एक ओपन था। तो इस तरीके से देखिए, अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस के लिए देखिए, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन है। देखो, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, केवल फंक्शन चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है, क्यूब वैसे ही बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, केवल फंक्शन अलग है, आंसर सिर्फ डिफरेंट आएगा, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से केवल फंक्शन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्यूब वाला क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, इनको आप करें। और यहां पर हमारा जो आज का लेक्चर है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इसमें 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और यही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहां से हमारा मैथमेटिक्स 1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के लिए देखिए, आगे हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिवीजन, है ना। जितने भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं अभी तक, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन का अब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, तो आप यूनिट वाइज मुझे वो मैसेज करें कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं 1 बाय 1 करके यूनिट वाइज सभी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको, उनका सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने जितने भी दिए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और जो प्रैक्टिस में दिए हैं पूरे सिलेबस के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है या आपको प्रैक्टिस में नहीं दिया है। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और जो प्रैक्टिस में अगर मैंने आपको दिए, अगर आप वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस भी सारे उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको इसका अब रिवीजन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।